हेलो बच्चों। सो बेटा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ नीट का हमारा जो है 15th पेपर। आइए क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बुलेट है जिसको फायर किया गया है और उसकी स्पीड कितनी थी। उसकी स्पीड है 280 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया गया है, डायरेक्शन दिया है दैट इज थीटा एंगल इज 30 डिग्रीज। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम एच मैक्स निकालना है आपको। अगर अगर जी का वैल्यू क्या है 9.8 और साइन 30 की वैल्यू हाफ, वो तो दिया हुआ है। ठीक है, सब बेटा हमको सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है ना। तो यू स्क्वायर का मतलब 280 इंटू 280 हो गया, साइन 30 मतलब हाफ, सो 1/2 इंटू 1/2 और नीचे क्या आएगा बेटा 2 इंटू 9.8 आएगा। ठीक है, इसको आप लोग बेटा सॉल्व करेंगे, है ना। इसको आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको 1000 मीटर आंसर आ जाएगा। राइट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक मेटल वायर है जिसका मास आपको दिया गया है, ठीक है, 0.4 प्लस माइनस 0.2 0.02 ग्राम, और ये इसका दिया हुआ है आपको रेडियस। राइट, ये रेडियस हो गया और ये लेंथ हो गया। सो द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, ठीक है। सो डेंसिटी में, सो डेल्टा रो बाय रो इनटू 100। अच्छा, डेंसिटी होती क्या है बेटा, मास बाय वॉल्यूम होती है ना, मास बाय वॉल्यूम होती है। अब इन्होंने दिया हमको रेडियस और लेंथ, इसका मतलब सिलेंड्रिकल टाइप में लेना है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एल आना चाहिए बेटा। इसमें आप ये देखो कि अब आर स्क्वायर भी है ना डेंसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो मास होगा डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 और प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से ये करना है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए वैल्यूज जो जो दी गई है। डेल्टा एम देखो 0.002 और मास कितना दिया है 0.4 दिया है। ठीक, ये हो गया क्रॉस 100 प्लस 2, डेल्टा आर की वैल्यू क्या दी है देखो बेटा 0.001 और नीचे डिवाइड करो किससे 0.3 से, और ये 100 प्लस डेल्टा एल 0.002। ठीक है, डिवाइड किससे बेटा 5 से। ठीक, तो इसको आप लोग क्या करोगे, आप इसे सॉल्व करिए और जैसे ही आप इसको सॉल्व वगैरह कर लोगे ना, अच्छा इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, है ना, इसको सॉल्व करो बेटा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.6% आएगी। कितनी आएगी 1.6% आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया है फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग बताइए बेटा सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है। जेनर डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, सो बेटा ये भी सही बात है बिल्कुल। जेनर डायोड जो है ना वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में रिवर्स बायस रहता है। तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखेंगे। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी और करंट कितना है 2 एम्पियर। सो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड। राइट, सो एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ई क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। सो एल का वैल्यू क्या बेटा 4 माइक्रो, ठीक है, और आई स्क्वायर मतलब 2 to 4 हो जाएगा, 2 बेटा 8 आ गया। ठीक है, और 10 to the पावर क्या आ गया -6 आ गया, और यही क्या है जूल में। तो बेटा फिर ई क्या बन जाएगा 8 माइक्रो जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा
8 माइक्रो जूल बन जाएगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस 0 होता है ओवर अ सरफेस देन, ठीक है। अच्छा, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0 इन जनरल होता क्या है इसका फॉर्मूला, क्यू अपॉन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ये होता। तो एक बात बताओ, अगर ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब बेटा ये वैल्यू भी तो 0 हो रही है ना। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट तो हो नहीं सकता, मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड क्या है, 0। तो उस सरफेस के अंदर चार्ज 0 है ना, सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, 0 है। तो जितनी मतलब चार्ज बाहर है, राइट, मान लो ये सरफेस है और चार्ज बाहर है, यहाँ पे कहीं पे क्यू है, तो बेटा जितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आएंगी उतनी निकल जाएंगी। So the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it, ठीक है, ये ऑप्शन। What is sixth question? The net magnetic flux through any closed surface is, कोई भी closed surface के थ्रू कोई भी बेटा net magnetic flux क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेवेंथ। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो हमें क्या बताना है, आर का वैल्यू बताना है। देखो गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है ना, कि यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू क्या है, 0। तो आई का वैल्यू 0 कब होगा बेटा, ये आई का वैल्यू 0 तब होगा जब ये वाला वोल्टेज तो हो जाएगा, है ना, 2 वोल्ट ये है, 2 वोल्ट ये है, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस रजिस्टर के थ्रू कितना है, देखो आई करंट अगर यहाँ से जा रहा है आई, है ना, तो बेटा आई आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक, आई आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। दूसरा आप यहाँ पे लगा दो अपना केवीएल, सो 10 माइनस ऑफ 400 आई एंड देन माइनस, अच्छा माइनस नहीं, हाँ माइनस 2 वोल्ट है ना, सो -2 और सर्किट क्लोज हो गया। तो ये क्या होगा, 0। बेटा 10 में से 2 गया तो 8 बटे 400, सो करंट की वैल्यू क्या हो गई, 8/400। देखो 8 4 1 जा 0 0 4 2 जा 8, ठीक है, सो 0.02 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अगर करंट ये है और वोल्टेज 2 है तो आप 0.02 यहाँ करो, 10 टू द पावर 2 यहाँ, 10 टू द पावर 2 यहाँ, 100 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, और यहाँ 2 हो जाएगी। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो करंट कब नहीं जाएगा, जब जितना वोल्ट और बैटरी लगा उतना ही हो जाएगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट नहीं जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का क्या था की कॉन्सेप्ट। बट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन देखिए आप लोग। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस L is 10 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 1 माइक्रोफैराड हो, 1 माइक्रोफैराड दिया गया है। उसके बाद में आपको दिया गया है रेजिस्टेंस विच इज 100 ओम, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज, तो वो फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको जिसपे क्या होगा, रेजोनेंस अकर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, ये 8th। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, √LC होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अच्छा फ्रिक्वेंसी ही बतानी है हमको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, 2 पाई और f लिखो और 1/√L क्या है, ये C क्या है, ये लिखेंगे हम लोग 10 × 10⁻³ ओके, एंड 1 माइक्रो, सो 10⁻⁶ ये होगा।
सो 2πf इज इक्वल्स टू 1/√। ठीक है, 6 और 3 9, और 9 में से 1 गया तो 8, वही सेट। ठीक है, यहाँ ले आते हैं बेटा। सो 2πf, देखो अंदर अगर -8 है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, फ्रिक्वेंसी चाहिए बेटा आपको, ये ऊपर आ जाएगा। सो 10⁴ 1 2 3 4 बाय 2 इंटू पाई, तो ये कितना हो गया बेटा 50 0 0। ठीक है, और 5000/पाई। ठीक, सो बेटा इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना, सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.59 किलो हर्ट्स, है ना, वो जो 3 0 है किलो हर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Temperature of the gas is -50. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? RMS increased by 3 times, इसका मतलब बेटा कितनी हो गई, 4V हो गई। V अगर थी तो अब क्या हो गई, 4V हो गई, इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक बेटा, टेम्परेचर का क्या रहता है, देखो पहला इन्होंने दिया है हमको -50, सो 273 वैसे माइनस कर दो 53 2, ठीक, और ये प्रोपोर्शनली रहता है, सो 2 2 3 आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, टेम्परेचर T आ जाएगा, राइट। इसको क्या करोगे आप, कट कर दोगे, राइट। इसको अब क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, सो 1/16 2 2 3 बाई टी, इधर ही उधर। ठीक है, इसको बेटा फिर क्या आपकी वैल्यू आती है, टेम्परेचर की वैल्यू आपको आ जाएगी 3568। ओके, 3568, जिस इसमें से आप 273 को हटाओ ताकि केल्विन में आंसर आए, विच विल बी 3295 डिग्री। जिसको आप 270 से हटाओ तो डिग्री सेल्सियस में आए, तो बेटा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है कि एक वायर है सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। ठीक है भाई, तो ऐसे सीलिंग हो गई है, ये W। ओके, आगे लिखा हुआ है the longitudinal stress at any point of cross sectional area will be। ठीक है, longitudinal stress, बड़ा longitudinal stress यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी वेट है बटे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग ए लेंगे तो क्या आंसर आएगा, W/A। देखो इसको उस क्वेश्चन से कंपेयर नहीं करना है जिसमें वायर होता है, सेल्फ वेट के कारण पूछता है कि कितना स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा, W/A, क्योंकि एक ही वेट है बेटा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक सारे ही सही चल रहे होंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11th देखेंगे। सो बेटा एक इक्वेशन दी गई है आपको, P इज इक्वल्स टू M इंटू एक्स बटे ए, है ना, जहाँ पे आपका बेटा M क्या है, मास है, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस A हो गया, प्रेशर P है, x का आपको क्या बताना है, आपको डायमेंशन बताना है। तो ये तो बहुत इजी, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो बेटा P इंटू ए बाई एम, एक्स इज इक्वल टू P इंटू ए बाई एम। ठीक है, प्रेशर, बेटा प्रेशर क्या होता है बोलो, फोर्स बाय सरफेस एरिया, फोर्स होता है MLT-2, एरिया होता है L², एक L से एक L, ML-1T-2, लिख दो यहाँ पे ML-1T-2। ठीक है, एरिया का बेटा क्या होता है, L² होता है, एरिया का क्या होता है L², M का क्या होता है M होता है। सो M से M गया, मतलब M टू द पावर क्या आ रहा है, 0, एक ही है जहाँ पे 0 है, बाकी और सॉल्व कर लेते हैं। सो L टू द पावर 2 - 1, तो L टू द पावर क्या आ जाएगा 1, और T टू द पावर क्या आ जाएगा -2, LT -2, LT -2, ऑप्शन बी, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगला, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन देम इज। देखिए एक वेक्टर ये ले लो भाई, एक वेक्टर ये ले लो, ठीक है, ये दो वेक्टर है आपके पास में,
नाउ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल बीच में थीटा, द रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ध्यान से, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस, ठीक है, तो इक्वल कह रहा है तो ए बी के बराबर होगा, तो पहले ये तो कर ले बेटा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज कर लिए। अब आगे इज इक्वल ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर्स, तो ए ही ले लो ना, बी क्यों ले जाओ, हमने ए ही लिया, तो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बस अगर इतना सही किया है तो आई गेस आंसर सही आ जाएगा। सो 2a इज इक्वल्स टू, बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि सारे के सारे स्क्वायर में ही है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 4a स्क्वायर, है ना, ये चला जाएगा, 2a स्क्वायर बचा यहाँ पे और 2a स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा, ठीक, बड़ा ये a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, इवन 2 भी निकल सकता है ना, सो 2a स्क्वायर निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक, a square 2 2 is 4, so 2 is equals to 1 plus cos of theta। बड़ा एक बात बताओ, दो में से एक गया तो कितना बचा, एक, तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, cos की थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब 0 डिग्री होता है, जब 0 डिग्री होता है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी दिक्कत है 12th में, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13th क्वेश्चन क्या है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, है ना, ev होता है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस से करना हो तो ठीक है, लैम्डा के टर्म्स में करना, तो लैम्डा बदल लेके आना पड़ेगा और hc को नीचे, सही है, 1/, ठीक है, ठीक, ऐसा आ जाएगा, राइट, ऐसा आ जाएगा, बस बेटा हो गया, और क्या, देखो लैम्डा और इसके बीच में कैसे जा रहा है, लैम्डा इज 1/p प्रोपोर्शनल टू 1/p, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दो हमको स्टेटमेंट दिए हैं और हमको बताना है कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। थीटा क्या होता है, लैम्डा बाई डी होता है, ठीक है, अब पढ़ो, अगर स्क्रीन को मूव करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस की सेम रहेगी, सही बात है, ठीक है, क्योंकि अगर स्क्रीन को आप मूव करते हो तो आपने कैपिटल डी चेंज किया ना, क्या चेंज किया, कैपिटल डी, स्मॉल डी थोड़ी चेंज किया, या लैम्डा थोड़ी चेंज किया। If monochromatic source is replaced with another monochromatic source of larger wavelength, क्या बढ़ गया लैम्डा, तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, आगे पढ़ो, ठीक है, बाय अनदर सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस, गलत है, क्या होना चाहिए, इंक्रीज, तो एक सही है, दूसरा क्या है, गलत है, सी देखो, स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false, सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 15th क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 15th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सीजियम दिया है, पोटेशियम दिया है, सोडियम दिया है, सबके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, 2.14, 2.30, 2.75, अगर एक ऐसी रेडिएशन आती है जिसका इंसिडेंट एनर्जी 2.20 होता है, तो कौन सा वाला ऐसा जो है इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, कौन सा वाला मेटल, तो देख लो भाई, 2.20 है ना, अब 2.30 तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं करेगा, 2.75 भी ज़्यादा हो गया, नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला करेगा, कौन सा, सीजियम, ठीक है, कौन सा है बेटा, सीजियम ओनली, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर करेक्ट किए, आगे करेंगे। इसके बाद में देखिए, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फ्लोइंग सर्किट इज, ठीक है, आइए देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो
ये वाला +10 का है ना, प्लस, और ये +5 का, और ये +5 का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं भैया कि करंट इधर से इधर ही फ्लो हो रही है, तो ऐसे करके घुमा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 है ना, अब आगे गए, अब प्लस से आप माइनस में गए तो -5, आई करंट जा रहा है बेटा, तो 1 और ये 7 कितना हो गया, 8, 8 और 2 10, सो -10 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 10 आई हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 आई हो जाएगा। आई का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 0.5 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। और देखिए प्लस आ रहा है, इसका मतलब सही डायरेक्शन मिल लिया हमने। तो आप ऑप्शन में देखो, देखो 0.5 एक ही है, और कहाँ से कहाँ, ए टू बी थ्रू ई, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है, बॉम्बे, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। चलिए अगला देखेंगे, 17th क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज एस। ठीक है ठीक है ठीक है। सो 1 अपॉन लैम्डा क्या होगा, आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा वाला क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, 1 स्क्वायर है ना, यहाँ भी जेड का वैल्यू वैसे 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक। बट इसको ना डिवाइड, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, इसको क्या करना है आपको, बाद में डिवाइड कर देना है। सो 1 अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा बताइए, 1 अपॉन लैम्डा, देखिए 1 अपॉन लैम्डा वैसे निकलेगा आपका r/4 आए, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू r/16 आएगा, ये कट गया, 4 4 जा 16, ठीक है, ये ऊपर आ गया 100, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लैम्डा। बेटा बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। एक फॉर्मूला बस अगर याद है तो ये क्वेश्चन बन गया था। Electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 × 10⁵. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of the charge on the dipole if dipole length is 2 centimeter. So torque क्या हो जाएगा अपना, torque हो जाता है, हमारे torque हो जाएगा Q L E sin थीटा, है ना, Q L E sin थीटा, ठीक है, E क्रॉस B, ठीक है बेटा। क्यू निकाल लो यहाँ से, और क्या, क्यू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन एल ई साइन थीटा, है ना, ये हो जाएगा एल ई साइन थीटा हो जाएगा। बेटा वैल्यूज पुट करनी है, और कुछ भी नहीं करना। देखो टॉर्क की वैल्यू कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, टॉर्क इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर, लेंथ ऑफ द डाइपोल 2, है ना, 10⁻⁻2 कितने मीटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, साइन ऑफ 30 इज हाफ, कर लिया, और ये क्या है, 2 2 सा 4 होगा, ठीक है। तो बेटा ये ऊपर आएगा तो -3, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मिली कूलम। अगला, a body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 6 radian per second square. So 19 का क्या होगा, ठीक है। सो 19 में यहाँ पे एक्सेलरेशन, अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। Now the angle rotated by it during the time when its angular velocity increases from 10 to 20, मतलब ω1 ω2 10 to 20 रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं, ठीक बेटा, ये होगा। तो अब आपके पास में क्या है, अब आपको निकालना है एंगल, ठीक है, एंगल निकालना आपको इन रेडियंस। तो मुझे तो एक फॉर्मूला ही याद आ रहा है कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। एंगल निकालेंगे यहाँ से, फाइनल का मतलब सेकंड, इनिशियल का मतलब फर्स्ट, सो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर,
2, अल्फा का वैल्यू क्या है 6 इंटू थीटा। बड़ा ये 400 होता है, ये 100 होता है, ये 12 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, 90 की क्या आ जाएगी 25। वेंचुरी मीटर बेटा बर्नौलिस, वेंचुरी मीटर क्या करता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ना वेंचुरी मीटर, कुछ लिक्विड का प्रेशर नापते हैं हम लोग, तो बर्नौलिस थ्योरम से बनता है। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, नहीं 21 है। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि देखो ध्यान से, कैपेसिटर लगा हुआ है और इसकी फ्रिक्वेंसी को ये कम कर रहे हैं, तो XC 1/ओमेगा C होता है, सो XC 1/2πf इंटू C। हाँ, किसको कम किया गया, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी अगर बेटा कम हुई तो XC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर एक्स रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बेटा फिर क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो एक तो ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, और दूसरा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस। तो वो है ही नहीं, देखो ये भी नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपका 21 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि साउथ वर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहाँ जा रहे थे भैया, ये जा रहे थे साउथवर्ड इधर, और सडनली मिले, मुड़ गए ईस्टवर्ड इधर इधर। सो बेटा यहाँ पे क्या निकालना है कि इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है ना, प्लेयर के ऊपर। तो इसमें एक अच्छा सा तरीका ये है कि ये जो फोर्स है ना F, देखो इधर जा रहा है, इसको FN कर लो, इसे FE कर लो, इसको FE कर लो। तो इसका एक अच्छा तरीका होता है कि इसको ना उल्टा बना लो, एक किसी को उल्टा कर लो, तो ये हो जाएगा FN। ठीक है, जिधर से आ रहा था उसका उल्टा कर लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पे आ जाएगा, अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। तो सी इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला करेंगे 23, फुल रेक्टिफायर। देखो बेटा इसमें क्या है कि अगर फुल रेक्टिफायर है, कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन, डायोड्स, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड a loaded resistance. Which of these components remove AC ripple from rectified output? बेटा कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। रिपल, AC रिपल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाइड आउटपुट में AC रिपल को हटाने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगा देते हैं, तो AC रिपल हट जाता है। 24, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, जब x की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो U आई है, तो जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो फिर U डैश क्या होगा, हाउ करते हैं बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या होगा, हाफ के तो के ही रहेगा, स्प्रिंग तो बदल ही नहीं, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो हाफ और के हाफ और के, तो ये 4/8 का स्क्वायर 64 होता है। और यहाँ पे 2 2 2 3 2 16, तो मतलब U बाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16, तो U डैश क्या आ जाएगा, 16 U हो गया। कौन सा आंसर, डी आंसर। ठीक है, डली। सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है बेटा, जो कि साइनसॉइडली मूव कर रही है, फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड 48 है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है। ठीक है, सी क्या होता है बेटा, E0/P0 है ना। अच्छा, इसमें जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना 48, सही है, और सी का 3 इंटू 10⁸, 3 1 जा 3 3 6 18, 16 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, बट यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, तो अगर आपको एक पॉइंट मतलब यहाँ लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। तो जब 10 से डिवाइड होगा तो 1.6 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, देख लो भाई कौन सा है, सी दिख रहा है मुझे, तो सी आंसर है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक लाइट है बेटा जो कि डिस्टेंस x ट्रैवल करती है t1 टाइम में एयर में, और 10x ट्रैवल करती है t2 टाइम में, और वो डेंसर मीडियम में। ठीक है, एयर ऑब्वियसली बेटा रेयर मीडियम में। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस, प्लीज। सो आप एक काम करो, पहले v1 और v2 निकाल लो, x बाई t1 10x बाई t2। ठीक है, बढ़िया। अब साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, v2 बाय v1। ठीक है, v2 बाय v1 हो जाएगा। बस बेटा अब इसमें प्लीज कर दीजिए वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा सी इक्वल्स टू v2 की वैल्यू 10x बाय t2 बाय x बाय t1। ठीक, सो ये कट गया, राइट। सो साइन थीटा सी इक्वल्स टू, ओके, सो 10 तो वही रहेगा बेटा, ये मल्टीप्लाई और t1 ऊपर से 10 t1 बाय t2 है ना। बट थीटा सी निकालना था, आई थिंक साइन इनवर्स 10 t1 बाय t2। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, डी मैच हो रहा है, करेक्ट है। चलिए 27 देखेंगे। The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 cm from a soap solution is nearby। ठीक है, सो बेटा वो सोप बबल को जो है फुलाना है, उसमें कितनी एनर्जी लग जाएगी, उसमें एनर्जी तो छोड़ो, फॉर्मूला लगेगा 2d 4πr²। अब ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इनटू टी का वैल्यू क्या है बेटा 0.03, 4 पाई 22/7 r² r 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर है, -4, और ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ना एक काम करो 3.14। ठीक, सो बेटा इसको सॉल्व करो आप लोग, आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴, 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴। चलिए 28, a 12-volt 60-watt lamp is connected to secondary of a step-down transformer whose primary is connected to AC means of 220 volt. Now, assuming the transformer to be idle, the current in the primary winding is, देखो VS into IS जो होता है तो VP into IP होता है, ये तो भैया आपको सबको पता है ना। अब देखो इसमें जो सेकेंडरी वाला है, हाँ सेकेंडरी वाले में 12 वोल्ट लगा हुआ, तो 12 कर दो, IS कर दो। अच्छा, इस प्राइमरी में जो है 220 है तो 220 कर दो, IP कर दो। ओके ठीक है भाई। अच्छा, करंट दिया है क्या 60 वोल्ट, करंट आपको निकालना पड़ेगा ना। देखो IS जो है वो निकाल लो, पावर क्या होता है V इंटू आई होता है बेटा, पावर दिया हुआ है 60 है ना, वोल्टेज 12, करंट क्या है I। ठीक, सो बेटा आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 6 2 12 6 10 5, IS की वैल्यू क्या आ गई 5 एम्पियर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं 5 रखूंगा बेटा। ठीक है, बड़ा ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 220 हो गया।
ये आई पी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.27 एम्पियर। ठीक है, वैसे भी देखिए पॉइंट में ही आने वाली है। 6 इज फार लेस देन 22। चलिए 29th क्वेश्चन देखेंगे। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एस। देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अच्छा क्या है, कॉन्सेप्ट है, जिसको आता होगा वही सही करके। देखो क्या बोल रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है। वो किधर है बेटा, अल्फा ना हमेशा ऐसे, जो अंगूठा ना उस डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अल्फा हमेशा उसी डायरेक्शन में होता था, इधर एक्सिस होती थी। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं। वो टेंजेंशियल अलग है, वो एटी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ अंदर जो आती है उसको एसी या फिर ए आर भी बोलते हैं, रेडियल या सेंट्रीपिटल फोर्स। और टेंजेंशियल अल्फा जो होता है ना हमेशा एक्सिस की तरफ ही होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, 30th क्वेश्चन। 30th कह रहा है कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड थीटा, आई थिंक हाफ मतलब एक्स, चलो एक्स ही मान लो, थीटा, और उसके बाद में फिर अनदर हाफ एक्स विथ रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड। ओके, सो ये पहली स्पीड है और ये क्या है 2 थीटा बाद वाली स्पीड है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। टाइम क्या होता है बेटा, t1। ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। और यहाँ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। बट एवरेज हमेशा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2x, और टोटल टाइम x बाय थीटा, x बाय 2 थीटा। ठीक है, x कॉमन कट गया, 2y, 2y देखो 1 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 थीटा। एलसीएम एलसीएम कर लीजिए, 2 थीटा आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, 4 थीटा बाई 3। कितना आ रहा है, 4 थीटा बाई 3। सी आंसर होगा। The error in the measurement, which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। बेटा अनप्रिडिक्टेबल हमें पता ही नहीं था, तो वो रैंडम ही हो सकता है, क्योंकि पर्सनल एरर जब मैं गलती करूँ, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर जो होता है, लीस्ट काउंट को हमने अगर सही तरीके से क्या किया, उसको मेजर नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट एरर, वो इंस्ट्रूमेंट खराब है, ठीक है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या है, रैंडम एरर में आता है, राइट। चलिए 32। यहाँ पे बेटा आपको बेसिकली कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, ओके, एंड दैट टू सॉलिड स्फीयर बाय हॉलो स्फीयर। ठीक है, यही करना है। सो के क्या होता है, आई अंडर रूट आई बाई एम होता है ना, यही होता है। सो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वाले स्पोर्ट कर देते हैं अंडर रूट। सो देखिए 2mr स्क्वायर बाई 5 डिवाइडेड बाई m, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2/3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ठीक है, क्योंकि आई बाई है मुझे, सो ये आई, ये इसका m, ये आई, ये इसका m, कुछ नहीं, m से m जा रहा हो तो कुछ जा नहीं रहा, m से m जा रहा है। और आर स्क्वायर जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट 3/5। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/5 हो जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, r डिस्टेंस दूर पे प्लेस है। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स 0। मान लो यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये x है, ये क्या हो जाएगा r माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है तो बेटा क्या करेंगे, कर दो 0 उसको, माइनस gm अपॉन x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस g 9 बाय क्या होगा r माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, बट यहाँ से क्या करूँ ना, यहीं से आपको x की वैल्यू निकलेगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है।
तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, r/4 आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि वहीं पर आपको क्या बताना है, फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, राइट। ठीक है, तो बेटा उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वीपी मान लो पी पॉइंट था, तो वीपी क्या हो जाएगा, -gm अपॉन, ठीक है, x क्या है बेटा, r/4 और -g/9m अपॉन बेटा r/4, 1/4 हटा दो, 3/3 r/4 हो जाएगा। ठीक, तो बेटा इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपकी वैल्यू यहाँ पे -16 gm/r आ जाएगी। ठीक, कौन सा वाला है, -16, ऑप्शन 34। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, वो वेरी इजी बेटा। देखो 3 और 3 कितना हो गया, 6। नाउ 3 × 6/3 + 6 दैट इज 9। 3 3 is 9, 3 2, तो माइक्रोफैराड ऑप्शन। ये तो सबका सही होना चाहिए। 35th, ratio of the frequency of fundamental harmonic produced by open pipe to that of closed pipe, harmonic और वो भी fundamental, so V/2L, और यहाँ पे क्या होगा, V/4L होगा। ठीक है, so 1/1 is to 1/2, ये होना चाहिए आपका 2:1, ये होना चाहिए आपका 2:1। इसको ना सीधा करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा, ये एक्चुअली इधर, ये इधर, सब 2:1 आंसर आएगा आपका। 36, calculate the maximum acceleration of a moving car so that यहाँ पे so that an object lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of friction of static friction between the body and the floor is 0.15. So mu का वैल्यू क्या दे दिया, 0.15 दे दिया। ठीक है, g का वैल्यू क्या है, आई थिंक 10 दिया है, 10 मीटर/सेकंड। तो मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से ले जाए कि गाड़ी के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो पीछे की तरफ स्लिप ना करे। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह हमको दिया हुआ है। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, कि पीछे जो फोर्स लगी, ये ऑब्जेक्ट है ना, इन्होंने गाड़ी दौड़ाई, सीडो फोर्स कहाँ गया, पीछे आ गया। सो जो भी इसका मास है ए, उसके साथ फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो μmg स्टैटिक फ्रिक्शन यही होता है बेटा, m × a के बराबर। से m से m चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या आ सकता है, μg आ सकता है 0.15 × 10 1.5, कितना, 1.5। ठीक है, now the xt graph of the particle performing SHM motion is shown. The acceleration of the particle t equals to 2 सेकेंड is, ठीक है, 2 सेकेंड पर निकालना है, 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। बेटा कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होती है कि मैक्सिमम? बिल्कुल, यहाँ पे क्या होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम होनी चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आता है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आता है, राइट। अब बेटा देखो यहाँ पे सेकेंड चल रहा है ना, एक वेव यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हुई, तो टाइम पीरियड कितना है, देखो 8 सेकेंड पता चल गया। ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है ना, 2π/8 हो जाएगा। सो π/ क्या हो जाएगा, 4। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे, माइनस π/4 का होल स्क्वायर एम्पलीट्यूड। आओ देखते हैं, बेटा 1 दिख रहा है, कोई टर्म में है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -π² / 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखना बेटा कौन सा वाला ऑप्शन, देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, सो हम लोग का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से आप हैंडल करिए। इसके बाद में 38 सर्किट वगैरह दिए हुए हैं, आओ देखते हैं। एक है हमारे पास में फेराड, मतलब कि कैपेसिटर, इंडक्टर और
रजिस्टर और हमको नेट बताना है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। सो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडक्टर ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है ना, 2 पाई एफ इंटू 50/पाई इंटू मिली है, सो -3 बड़ा पाई पाई 100 इंटू 50 10⁻³ बेटा -3 का 1 2 और 3 5। सो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आगे एक्स सी निकालोगे 1/ओमेगा सी 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी 50, कैपेसिटर है -10⁻³ बाय पाई, और क्योंकि माइक्रो है सो -6 भी आएगा, है ना, माइक्रो लिखा है बड़ा पाई से पाई। ठीक है, एक्स सी इक्वल्स टू 1/, ये हो जाएगा 100 10⁻³ 10⁻⁻6। थोड़ा 3 और 2 5 हो गया, 5 में से मतलब -1 बच रहा, मतलब ऊपर आके क्या हो गया 10 10 क्या ओ, तो एक का 5 है, एक का 10 है, पर एक आपको 10 दिया हुआ है। तो हमारा काम तो ये लगभग हो ही गया। इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस यही तो होगा 10 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि रजिस्टर्स 10 है ना, 10 का स्क्वायर, तो ये होगा 25 है ना, 5 5 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 100, सो 125। सो बेटा ये आंसर आपका कितना आ गया? रूट के बाहर आ गया तो 5√5 आ जाएगा। चलिए 39। सो बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक डायपोल है, ठीक है, और एक पी पॉइंट है कुछ दूरी पर, उससे हमें वहाँ पे पोटेंशियल बताना है। ठीक है, मान ली पी पॉइंट है, सो वीपी क्या होता है -k, ठीक है, माइनस मतलब ये वाला ले रहा हूँ k बाय 3 + 5 दैट इज 8, है ना, 3 + 5 दैट इज 8 प्लस प्लस मतलब अब ये वाला बड़ा 3 ये है 5 ये है, मतलब ये दूरी क्या है? 2 है। सो k³ एलसीएम 8 हो जाएगा, -k³ + 8/2 4, यहाँ पे क्या आ गया? वीपी आ गया 3k³/8। अब क्वेश्चन में देखना एक चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ 10⁻²। तो देखो ये सेंटीमीटर में था 8, किसमें था? सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 लाऊंगा मैं सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए, और 3/8 k³ और 10⁻³ क्या रहेगा? 2। सो इतना क्या हो गया आंसर? सो 3/8 k³। ऑप्शन कौन सा है बेटा? आगरा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? आगरा। चलिए अगला करेंगे 40s। A wire carrying a current I along the positive x-axis has length L. It is kept in a magnetic field B equals to this much. The magnitude of the magnetic force will be. So F क्या होता है? I L क्रॉस B, इस तरीके से होता है। ठीक है, करंट तो बाहर है लेकिन L क्रॉस B होता है। ठीक है बेटा, अब L इसने कहा है ना द करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब होता है कि वायर भी कैसा? ऐसा ही है, राइट। अच्छा, करंट के बारे में और कुछ जानकारी वाले कुछ नहीं दी है, ठीक है, करंट के बारे में कोई जानकारी मुझे भी नहीं था, उसको आई ही रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे एल आई कैप होगा, ये एल आई कैप इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि लेंथ उस तरफ है ना एक्स एक्सिस में, तो आई कैप लेंगे, ठीक, क्रॉस। अच्छा, बी 2i कैप + 3j कैप -4k कैप। देखो बेटा अब यहाँ पे जो है हमको फोर्स निकालना है, और आई और एल के फॉर्म में ही दिया है, इसका मतलब ये दोनों तो रहने वाले तय बात है। एक काम कर सकते हैं, देखो इसको आई यही रहने दो, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये आई तो बाहर रहेगा। चलो आई और आई, बेटा आई और आई साइन 0 है ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस आई और जे क्या हो जाएगा? के। सो 3l की कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा?
3L K कैप आ जाएगा। ठीक है, अब I और K, अब आप इस चीज को समझो कि एक ऐसे गोल लगाते हैं हम लोग क्रॉस साइन और घड़ी की डायरेक्शन I J K कैप होता है। तो अगर उल्टी आते हो आप तो J कैप तो आ जाएगा लेकिन माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, +4 J कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सो बेटा ये आपके पास में क्या आ गया, L बाहर निकाल लो, F इक्वल्स टू LIL। ठीक है, 3 नहीं 4 J कैप प्लस 3 K कैप, ये है ना। अब देखो बेटा इतना ही वेक्टर फॉर्म है, बाकी तो IL है ना। सो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा 4 और इसका अंडर रूट, ये होगा ये। पर हमें पता है 3 4 क्या होता है, 5 होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 5 IL बाहर है। तो यहाँ पे बेटा अच्छा अंडर रूट 25 आएगा ना, हाँ अंडर रूट 25 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5I इंटू, तो कौन सा वाला है आपका ऑप्शन है, ये वाला C, चेन्नई। 41 बड़ा एक बुलेट है जिसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो है फायर किया गया विथ वेलोसिटी u। ठीक है, u वेलोसिटी से एंटर किया था। अब आगे कह रहा है कि जब ये मूव कर रहा था तो 24 सेंटीमीटर चला, उसके बाद में इसकी जो वेलोसिटी थी, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर चला, तो यहाँ उसकी जो वेलोसिटी चेक करी गई तो क्या मिली, u/3 मिली। ठीक, फर्दर इट पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन, और क्या हुआ एट द एंड उसका ब्लॉक का, एट द एंड देखो यहाँ तक तो u/3 थी बेटा, बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये कह रहा है कि ब्लॉक कितना बड़ा है, तो हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी, वो है इसका डी एक्सेलरेशन। अनटिल एंड अनलेस हमें उसका डी एक्सेलरेशन नहीं पता, हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर लगा दीजिए v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर 2as बटा फाइनल स्क्वायर, फाइनल क्या है u/3 का होल स्क्वायर, इनिशियल मतलब u स्क्वायर, एक्सेलरेशन वही यही तो निकाल रहा है। और कितनी दूरी हो गई थी, 24 सेंटीमीटर। कितनी दूरी हो गई थी, 24 है ना। 24 सेंटीमीटर में तो मीटर में कर दो उसको, 2 50 25 12, इधर आओ, u स्क्वायर बाई 9, u स्क्वायर 12/25 25। ठीक, बड़ा ये हो जाएगा आपका -8/9, u स्क्वायर इक्वल्स टू 12/25। राइट, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे बेटा मिल जाएगा अपना, करेक्ट है। यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी चल रहा है, ओके, एक्सेलरेशन मत भूल जाना, उसी को तो कैलकुलेट करना है यहाँ। सो ए की वैल्यू आ जाएगी -50/27 u स्क्वायर। अब अगर आपने ये एक्सेलरेशन निकाल लिया है, अगर आपने ये एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली डी एक्सेलरेशन ही तो है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या थी, x थी। तो बेटा इनिशियल, अब देखो फाइनल तो 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू x। ठीक, यहाँ पे बेटा क्या है, x निकालना है, सो माइनस u स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ a, और a की वैल्यू क्या है, वो a की वैल्यू क्या है, -50, ऊपर क्या आएगा 27 -50, और ऊपर क्या आएगा 27, और क्या है बेटा u स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर भी नीचे, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर माइनस माइनस चला जाएगा। x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, देखो मल्टीप्लाई 2 इंटू 50 100, कितनी आ रही, 27 सेंटीमीटर। बेसिकली वो 27/100 आ रही है, तो अपन ने मीटर में किया था ना, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक बेटा, पूरा ही सॉल्व किया है मैंने आपके लिए। चलिए 42 कह रहा है कि अगर two thin lenses are of same focal length but one is convex and the other is concave, they
when they are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination. भाई भी कह रहा है कि ऐसे रख दिया है ना और ऐसे रख दिया तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे वो डाइवर्ज होगी और सीधी चली जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वन बेटा, इसमें दिया हुआ है कि जो बाहर लिक्विड है उसका 1.6 है, जो अंदर है वो 1.5 है। बेटा इसको ना इस तरीके से करना, आप जैसे बता रहा हूँ, ठीक कितना 1.6, फिर ये वाला बनाओ 1.5, फिर ये वाला बनाओ, ये सो यहाँ पे आप निकालो F1, यहाँ निकालो आप F2 और यहाँ निकालो आप F3, तब जाके ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, बहुत इजी है। 1/F1 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस, ठीक है, और 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। सो 1/F1 देखो भाई 1.6 आई थिंक, इसको 0.6 हो जाएगा, हाँ 1/R। देखो भाई इधर आप आए, स्ट्रेट का मतलब इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट हो गया, माइनस 1/R2, यहाँ से इस तरफ जा रहा है राइट, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, और कितना दिया है 20, तो 20 से रखो, ठीक। इसी तरीके से आप F1 F2 F3 निकाल लेंगे और 1/F इक्विवेलेंट क्या करेंगे, F1/F2 प्लस 1/F3 करके सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट इसका आंसर जो है आपके पास में -100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -100। 44 बड़ा एक सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड T है, डेंसिटी D है, अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, 3π/GD का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है अपना 2π√, R³/GM, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि अगर मैं T तो ठीक है, इसको स्क्वायर T/2π कर दो और इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आप ये देखो, एक काम करो ना, इसको स्क्वायर, ठीक है। सो T इक्वल्स टू क्या है, 2π R³ G, तो G देखो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी क्या है D और वॉल्यूम, ठीक, इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 πr³, 4/3 πr³, ठीक है। सो बेटा R³ से R³ तो गया, यहाँ लिखते हैं, सो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π√3 ऊपर 3/GD, ओके बेटा, 3 ऊपर चला गया जी, तो 4 एक यहाँ पे आ गया और एक पाई रहेगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा वो मिल रहा है, चाहिए था ना, पाई यहाँ पे है, देखो अगर मैं इसका अंदर कर दूंगा ना, सो T क्या हो जाएगा, अंदर स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 π² इंटू 3/4 इंटू पाई इंटू G इंटू D, है ना, 4 से 4, एक पाई से एक पाई, तो क्या वैल्यू आ गई, √3 π/GD, 3π/GD, तो काम करो स्क्वायर कर लो, तो T² किसके बराबर है, 3π/GD के, T², ठीक, बहुत गया। बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन, नॉट गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है। नॉट गेट में क्या होता है, ये बस लगा दो, सॉल्व कर दो, देखिए
0 आया 1 हो गया, 0 आया 1 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 1 1 मॉड 0 हो गया, मतलब कि 0 0 में 1 आ रहा है, 0 0 में 1 आ रहा है, 0 0 में 1 आ रहा है, ठीक है। तो गए एक सेकेंड कुछ गड़बड़ करिए। सो बेटा यहाँ पे क्या करना है कि 0 आपने दिया ना तो 1 आया, ठीक है। यहाँ भी 0 दिया तो 1 आया। अब a डॉट b का पार 1 इंटू 1, अच्छा ये 0 ही आएगा, ठीक है, ये 0 ही आएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये और ये अभी ठीक चल रहा है, ओके, ठीक है। 0 0 वाले क्या आता है बेटा, 0 आएगा, ओके। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला में क्या है, 0 1, ठीक, यहाँ 0 दे दो, बेटा ये 1 हो जाएगा, 0, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 0 का बार, मतलब 1 इंटू 0 0 0 का बार 1, तो अब आना चाहिए 1, 1 और 0 देने पे क्या आना चाहिए 1, ठीक है, क्या आना चाहिए 1, 1 नहीं है, तो कौन सा आंसर सही हो गया बेटा, बॉम्बे सही हो गया, ठीक, करेक्ट। 45 का क्या है, बॉम्बे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पे एक वायर है, करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे B1 B2 और B3 आ जाएगा। B1 क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, B2 क्या हो, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, और B3 क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 R। अच्छा ये वाला किधर है बेटा, सर्कुलर वाला बाहर की डॉट, ये अंदर होगा बेटा, पॉइंट P पे देखना है हमें, दोनों ही अंदर होंगे, राइट। तो अब ये बन गया। अब आपको क्या करना है कि B3 में से B1 को और B2 को घटा देना। तो जब आप ये करोगे ना बेटा, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सी, चेन्नई एकदम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके बेटा, ठीक है। B3 आप यहाँ रख दो, B1 और B2 रख दो, उसके अंदर में कॉमन क्या आ जाएगा, डाई बाई 4 R कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4 R लगभग सब में है, उसके अंदर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे एक R रहेगा और यहाँ पे एक R, अब सही है। 47 बेटा, 47 क्या कह रहा है कि अगर 0 डिग्री पे 2 ओम है और 6.8 ओम पे 80 डिग्री है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। RT क्या होता है, RT क्या होता है, R नॉट है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो होता है। RT का वैल्यू 6.8, R नॉट का वैल्यू 2, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज क्या है, 80 और आई थिंक 0 डिग्री, सो 80 ही आ जाएगा, राइट। 3.4, 3.4, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 80 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो बेटा ये माइनस करोगे ना तो ये 2.4 बाय 80, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने पे, 3 इंटू 10⁻², ठीक, 3 इंटू 10⁻², सी, चेन्नई। फोर्टी एट देखते हैं। 10 resistors each of resistance are connected in series to a battery EMF E, ठीक है। सीरीज में ऐसे 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 कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है ना, 10 R, तो 10 R हो जाएगा, सीधे वो 10 R इसका रेजिस्टेंस हो गया, तो ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V बाई आर, सो E बाई 10 R हो जाएगा, ठीक। ये सीरीज की कहानी थी। अब पैरेलल में इन्होंने क्या किया है कि दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, मतलब ये कि ऐसे फिर ऐसे ऐसे है ना, ऐसे 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 कर करके 10, ये सारे 10, ठीक है। तो बेटा इस तरफ जाओ आप ऐसे, अब जो वोल्टेज है, करंट अलग अलग होगा बट वोल्टेज सेम होगा, तो क्या होगा I1R, है ना, यही क्या हो जाएगा I2R, बट इसका जो आई नेट होगा, आई नेट जो होगा वो इन सब का सम होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे कर करके, और बाहर क्या होगा R होगा, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन दोज आर कनेक्टेड पैरेलल टू द सेम बैटरी, देन द करंट इंक्रीज्ड इज n टाइम्स,
करंट कितना इंक्रीज हो गया, n टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि बेटा n का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि आई सीरीज में तो ये रहा करंट भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो निकाल लिया था अपन ने। पैरेलल में करंट देख लेते हैं, पैरेलल में क्या करेंगे, करंट देख लेते हैं। ठीक, सो पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, आईपी 10 टाइम्स, हाँ नेट रेजिस्टेंस सही है। देखिए करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है आई होता है V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज वाई V बाई आर होता है। ठीक है, अब वोल्टेज तो E है, लेकिन नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बाई 10 हो जाएगा, तो 10 E बाई आर हो जाएगा यहाँ से। अब सवाल पूछता है कि n टाइम्स बढ़ गया, मतलब सीरीज इज टू पैरेलल, नहीं पैरेलल इज टू सीरीज डिवाइड करो, आप आंसर आ जाएगा आपका, पैरेलल इज टू सीरीज डिवाइड कर दो। देखो आई पी बटे आई एस कर दो, कितना है 10 E बाई आर, और यहाँ क्या है E बाई 10 आर। ठीक, E आर आई पी बाय आई एस 100 वॉल्ट पे। ठीक है, चलिए 49। देखिए रेडियस ऑफ क्या है अपना, इनर मोस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर 11 रेडियस ऑफ थर्ड। सो R3 क्या होता है, n टू द पावर 2 R1 की वैल्यू, और n तो दिया है थर्ड, ठीक है, थर्ड का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 5.3। ठीक है, ठीक है बेटा करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.77। ओके चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। बड़ा एक हाइड्रोजन, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज था, ठीक है, और उसके नीचे क्या था, उसके नीचे रिवर है ऐसे, है ना। एक स्टूडेंट ने स्मॉल बॉल को फेंका ऊपर, ओके फाइन, ऊपर फेंका फिर वो नीचे गई। हाँ, तो जब फेंका तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना, तो -4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर, सो टी टोटल क्या है बेटा 4 सेकंड, टी टोटल क्या है 4 सेकंड। अब ये सवाल में पूछ रहा है द हाइट ऑफ द ब्रिज इज, ठीक है। सो बेटा एक काम करो, सबसे पहले यही निकाल लो कि ये समय कितना लगा, ये समय कितना लग गया। ठीक, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। सो आप देख यहाँ ऊपर क्या जा रहा है, और यहाँ जब आएगा ना उसी वेलोसिटी से आता है। सो वी फाइनल माइनस इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस टाइप से फॉर्मूला होता है ना। फाइनल क्या है, फाइनल 4 है, इनिशियल माइनस। अब पार्टिकल जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, सो माइनस, अच्छा जी का वैल्यू 10, टी टाइम 448 है ना, -8/10 -10। सो बेटा टी का वैल्यू क्या आ गया, 0.8 सेकेंड आ गया। सो 0.8 सेकेंड में ये जाके ना यहाँ तक पहुंच गया। अब देखो 4 सेकेंड कह रहा है, तो अगर 0.8 हटा दिया जाए तो 3.2 हो जाएगा सेकेंड, करेक्ट। सो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना कवर कर रहा है, 3.2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे एक काम करो, अब फाइनल वेलोसिटी निकाल लो यहाँ की, यहाँ पे है ना, क्या होगा v² इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो बेटा यहाँ से वेलोसिटी निकलने वाली वेलोसिटी यही जिससे आए थे 4 प्लस g का वैल्यू 10, और टाइम कितना है 3.2, 4 प्लस 32।
36 बेटा, 36 कितना है, 36। अब आपको h निकालने में आसानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू g इंटू एच। 36 रख दो, 36 का स्क्वायर, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी अपनी, 4 का स्क्वायर है ना, और 2 तो ठीक है, g का वैल्यू 10 है। अब h यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 64 मीटर, आंसर आ जाएगा आपका। सो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आई होप बेटा आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू।